हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने अब तक आपको केमिस्ट्री को सिखाने का हमेशा प्रयास किया और आगे भी ये प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। तो अब तक हम क्लास 11th में हमने क्या क्या पढ़ा था। अब तक क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और इस चैप्टर में हमने कई सारे टॉपिक सीखे। ठीक है, तो आज ये उस चैप्टर का अगला वीडियो है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। तो देखो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार एक मौका जरूर देना और अपनी जिंदगी के कुछ मिनट हमारी वीडियो को देखने में लगा देना, जिससे आपको यहां आकर कुछ अलग मिले और आपको केमिस्ट्री सीखने को मिल सके। ठीक है, पढ़ना है तो आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हो। अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल पर मत रुकना, कहीं और चले जाना। अगर सीखना चाहते हो तो ही हमारे चैनल पर रुकना और अपना समय खर्च करना। तो देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक आज से क्या होने वाला है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। अब देखो बेटा, रासायनिक संयोग के नियम कौन कौन से होते हैं, बारी बारी से इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी से इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला नियम, ठीक है बेटा, इसका पहला नियम हमारा क्या है। रासायनिक संयोग के नियम में पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो, रासायनिक संयोग, अब रासायनिक संयोग में मतलब जितने भी नियम है ना, वो नियम किस चीज पर आधारित है। देखो, रासायनिक संयोग का मतलब क्या होता है, साथ में आकर योग करना, मतलब जुड़ना। यानी कि जो अभिक्रियाएं होती हैं उन पर बेस्ड ये क्या है, नियम है। अब देखो, बहुत ही आसान से और जो कठिन शब्दों पे नहीं चलना है यार, चीजों को अपने आसपास फील करना है। और केमिस्ट्री को हमें कहां ढूंढना है, अपने आसपास ढूंढना है। केमिस्ट्री को लिए हमें किसी किताबों में नहीं ढूंढना है, केमिस्ट्री को हमें अपने आसपास ढूंढना है। तो देखो क्या करना है। अब जैसे इसका पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि यह नियम किसने दिया। इसके बारे में थोड़ी सी बातें आप ये याद रखना कि इसको किसने दिया था, एमडी लोमोनोसोव। ठीक है, एमडी लोमोनोसोव। देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो पदार्थ होता है ना, द्रव्य जो होता है, जो पदार्थ होता है, वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब दुनिया में, जैसे मान लीजिए दुनिया में किसी पदार्थ की कोई भी मात्रा है तो आप उसे किसी दूसरे में बदल सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा को आप इस दुनिया से खर्च नहीं कर सकते, और ना ही किसी पदार्थ को बना सकते हो। समझ में आया? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह इस नियम का हिस्सा है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब देखो, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं इस नियम की थोड़ी सी थ्योरी लिखता हूं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे और आगे डिटेल में सीखेंगे। देखिए फटाफट, देखो बेटा, ये नियम है इसका, सिंपल सी थोड़ी सी थ्योरी है। क्या बोला है, इस नियम अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कोई सी भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद का द्रव्यमान होगा वो अभिकारकों के द्रव्यमान की कैसा होगा, बिल्कुल बराबर होगा। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर A प्लस बी की क्रिया होती है और C बन जाए, A प्लस बी की क्रिया होती है और C बन जाए, तो अगर A की मात्रा 100 ग्राम है
और B की मात्रा 100 ग्राम है, तो जो C बनेगा वो 200 ग्राम बनेगा। समझ में आया? अगर इसकी मात्रा 100 ग्राम थी, इसकी मात्रा 200 ग्राम थी, तो जो C बनेगा वो कितना बनेगा? 200 ग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने बताया ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है। और द्रव्य क्या होता है? पदार्थ। मतलब आप जैसे A और B क्रिया कर रहे हैं यहां पर, तो इसमें ना तो A की थोड़ी भी मात्रा कम होगी, ना ही B की मात्रा खर्च होगी। बस ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों आपस में क्रिया करके कुछ नया उत्पाद बना देंगे, लेकिन उस उत्पाद में बदलने के बाद इनकी मात्रा में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये जितने थे उतने ही रहेंगे, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुए? परिवर्तित हो गए। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, CaCO3, जब कैल्शियम कार्बोनेट तो गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर ये एक रासायनिक अभिक्रिया है भाई। यहां पर इसकी कुछ ना कुछ मात्रा रही होगी और इसकी कुछ ना कुछ मात्रा रही होगी और इसकी भी कुछ ना कुछ मात्रा रही होगी, लेकिन इसकी मात्रा इस दोनों के योग के कैसी होगी? बराबर होगी। इसकी मात्रा इन दोनों की मात्राओं के योग के बराबर होगी। अब देखो, अभी निकालते हैं। देखो, Ca का परमाणु भार 40 होता है, C का 12, O का 16। अभी निकाल लेंगे। देखो, उत्पाद, यहां पर ये दोनों क्या है बेटा? उत्पाद। और ये आपका क्या है? अभिकारक। ठीक है, अब देखो क्या करना है। पहले आप क्या करो? उत्पाद की मात्रा निकालो। तो उत्पाद कौन कौन है? CaO प्लस CO2। ठीक है, देखो Ca का परमाणु भार कितना है? 40 प्लस O, 1 O और 2 O, 3 O, तो 16, 1 का और 3 का 48 प्लस C का 12। ठीक है, अब देखो 48 और 12 60 और 40 100, तो इसकी मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है भाई। ग्राम में हमने मान लिया ग्राम में, तो इसकी मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। अब चाहे वो 100 क्विंटल हो, चाहे वो 100 टन हो, ठीक है, या 100 किलोग्राम हो, लेकिन जो भी इधर होगी वो बनी तो इसी से है ना। तो जब ये खर्च हुआ इनको बनाने में, तो जितना खर्च हुआ उतनी ही मात्रा तो बनेगी, ना तो अधिक बनेगी ना तो कम बनेगी। बस यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब आप पहले आपने उत्पाद की निकाल ली, अब आप अभिकारक की निकालो। तो अभिकारक का देखिए बेटा, अभिकारक, अब जब आप अभिकारक की निकालेंगे तो अभिकारक कौन है? CaCO3। देखो Ca का कितना होता है? 40, C का 12 और 16 तिया 48, 48 12 60 और 40 100 ग्राम। देखा, दोनों की मात्रा कैसी आई? बराबर आई। क्यों? क्योंकि यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और लोमोनोसोव ने यही बताया कि भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझे बेटा? तो फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा, दूसरा नियम हमारा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा है। पहले क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी 2 लाइन की थ्योरी लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा, बस इतनी सी थ्योरी है। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? इस नियम अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। किसी भी यौगिक में जितने भी तत्व या परमाणु उपस्थित होंगे उनके बीच जो अनुपात होगा द्रव्यमानों में, वो कैसा रहेगा? सदैव स्थिर रहता है। अब देखो, मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं ये इस नियम में ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ना, अब जैसे जल होता है H2O। आप यहां समझिए H2O। देखो H का परमाणु भार कितना होता है? 1। O का परमाणु भार कितना होता है? 16। ठीक है, H2O, H का 1, O का 16। अब जब आप देखो 2 H खर्च हो रहे हैं, 2 H, 2 हाइड्रोजन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयोग कर रहे हैं, तो 2
तो H का कितना 2 अनुपात O का कितना 16। अगर मैं इसे और सरल करके लिखूं 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब इनका जो रेशो आया वो कितना आया 1:8, 1:8 ये आया। मतलब अब जैसे जल का एक अणु है, सपोज भाई जैसे कि एक गिलास में भरा जल है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक गिलास में भरा जल है और एक जो है ना ये इस तरीके से बह रही है नदी। क्या बह रही है बेटा नदी, और ये क्या है गिलास, और यहां पर हो रही है आपकी, ये हो रही है आपकी बारिश। क्या हो रही है बारिश, और यहां पर ये जो आपका बना है ये बना है कुआं, और कुएं में भी क्या होता है जल। अब बस मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो देखो जल जो है, जल पानी गिलास में भी है, नदी में भी जल है, बारिश में भी जल है, और कुएं में भी क्या है जल है। लेकिन सब जगह से जो जल का स्रोत है वो कैसा है अलग अलग है। एक बारिश का जल है, एक गिलास में रखा जल है, एक नदी का जल है, और एक कुएं का जल है नहीं है। तो सबका स्रोत कहता है कैसा है अभी यहां पर अलग अलग है, और मात्रा भी कैसी है भाई गिलास में अलग मात्रा है, नदी में अलग है, वहां पर अलग है, वहां पर अलग है। लेकिन इन चारों स्रोतों में से जल आप कहीं से भी ले लो, जल आप कहीं से भी ले लो, लेकिन जो इन चारों से परमाणु बना होगा वो तो जो यौगिक बना होगा जल का, जो यौगिक बना होगा इन चारों में वो तो H2O ही होगा ना। और जब H2O होगा तो H का 2 का 2 और O का 16। तो या आप इसे 2:16 कह लीजिए, या आप इसे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8 कह लीजिए। अब जल का एक अणु लीजिए या जल के करोड़ों अणु ले लीजिए, करोड़ों खरबों अणु ले लीजिए, लेकिन उनके बीच जब जब जल बनेगा, चाहे वो किसी भी स्रोत में हो, और अगर वो जल है तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात होगा वो हमेशा कितना होगा 1:8 होगा, या 2:16 कह लीजिए। इसी तरीके से जल में नहीं, किसी भी चीज में ले लो आप, किसी भी चीज में, तो उनके बीच जो भी बन रहे हैं उनके बीच सदैव जो अनुपात होगा कैसा होगा। जैसे आप दूसरा समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। अब C का कितना होता है 12, C का 12 परमाणु भार और O का 16। तो देखो C का 12 अनुपात 16 दूनी 32, ठीक है। अब इसे आप चाहें तो आप और छोटा कर सकते हैं काटकर, 4 तियां 12, 4 अट्ठे 32। अब इसके बीच में देखिए C और O, एक कार्बन परमाणु खर्च हो रहा है, 2 ऑक्सीजन परमाणु खर्च हो रहा है, लेकिन कार्बन का परमाणु भार कितना 12, O का कितना है 32। तो इसका द्रव्यमान 12, इसका 32। तो आप इसे काटकर या तो 12:32 कह लीजिए इनके बीच जो होगा, या 3:8 कह लीजिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप छोड़ें या कोई छोड़े जानवर, चाहे आप छोड़ें या छोड़े कोई जानवर, ठीक है, या किसी बॉटल में भरकर आपको दे दी जाए कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आप छोड़ो या जानवर छोड़े या आपको बॉटल में भरकर दे दी जाए, सब में सिर्फ पता है फर्क कितना होगा, सब अलग अलग स्रोत रहे, सब अलग अलग स्रोत रहे। भाई आपने जो खाया उसमें उसकी स्मेल आ जाएगी, उसके साथ में होता है नहीं होता है, भाई आपने जो खाया उसकी स्मेल आ जाएगी, समझ लिए बात को। लेकिन जो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के आप अलग अलग स्रोत लेंगे, फिर चाहे वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो एक कुत्ते की कार्बन डाइऑक्साइड हो, या किसी और जानवर, तो इसमें जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है ना, तो उसके कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच जो भी अनुपात होगा उनके द्रव्यमानों में हमेशा सरल एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। तो इनका अनुपात कितना होगा 3:8 होगा। बस यही स्थिर अनुपात का नियम है, और ये सभी यौगिकों में लागू होता है, ठीक है। तो फटाफट से अगर आप सीख गए तो यार इतना काम जरूर करना है यार, वीडियो को जरूर लाइक करना और साथियों के साथ में फैला देना, जिससे वो भी यहां आए और आपके साथ केमिस्ट्री को सीख कर जा सके, और आपके प्यार और सपोर्ट से एक दिन मैं भी एक अच्छा टीचर जरूर बन सकूंगा। तो जल्दी से फटाफट से इसे नोट करिए, फिर इसके अगले नियम की ओर चलते हैं। देखिए बेटा हमारा अगला नियम, तीसरा नियम,
तीसरा नियम क्या है बेटा? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। देखो जैसे वो नियम इजी कर सीखे यार, इसको भी सीख जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना यार, मैं जो एग्जाम्पल दूं उनको आप अपने आसपास फील करा करो यार। जैसे कि मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल दिया अपना जानवरों का लेकर, ठीक है? तो इन चीजों को बुरा नहीं मानना है साइंस की क्लास में। साइंस को पढ़ो और एग्जाम्पल अपने आसपास ढूंढो यार, कहीं दूर मत जाओ, है नहीं है? अब देखो जैसे कि यहां पर गुणित अनुपात का नियम है, तो गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम इस पर भी चर्चा करते हैं। देखो बेटा क्या है, सिंपल सा आपका यह है गुणित अनुपात का नियम। क्या होता है? इस नियम अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब या तो मिनिमम दो बनाए या दो से ज्यादा बनाए, तो एक तत्व का निश्चित भार जो दूसरे तत्वों के भिन्न भिन्न भारों से संयोग करता है, उनके भारों के बीच एक सरल अनुपात होता है। उनके भारों के बीच एक सरल अनुपात होता है। बस यही गुणित अनुपात का नियम है। मैं अभी आपको इसको एग्जाम्पल समझाता हूं। देखिए समझिए, एग्जाम्पल समझिए। जैसे हम यहां पर बनाते हैं ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेते हैं हम। देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। देखो नाइट्रोजन की मैंने 5 ऑक्साइड दिए हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब इसमें आप ध्यान से देखो परमाणु कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर अलग अलग तरीकों से क्रिया कर रहे हैं। कभी वो N2O बन रहे हैं, कभी NO बन रहे हैं, कभी N2O3 बन रहे हैं, कभी N2O4 बन रहा है, कभी N2O5 बन रहा है। अब आप थोड़ा सा बस चीजों को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो अब N का द्रव्यमान, इसे कह सकते हैं आप भार। इस तरीके से किसका होगा? O का द्रव्यमान, जिसे भी आप कह सकते हैं भार। और लास्ट में हमें निकालना क्या है? सरल अनुपात। सरल अनुपात। बस अब देखिए चीजों को समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। देखो N का द्रव्यमान, इसमें N कितने खर्च हो रहे हैं? 2। तो 2 के लिए कितना होगा बेटा? 1। देखो N का होता है 14 परमाणु भार और O का कितना होता है? 16। तो देखो N 2 है तो 14 दूनी 28। तो N का परमाणु भार इसमें कितना है? 28। इसमें 1 है तो इसमें 14। इसमें कितना है? 14 दूनी 28। और इसमें कितना है? 14 दूनी 28। और इसमें कितना है? 14 दूनी 28। ठीक है? अब देखिए, आप इधर देखिए, O पहले वाले में O कितना है? 1 16। दूसरे वाले में O कितना है? 1 16। तीसरे वाले में O कितना है? 16। 1 का तो 3 का कितना? 16 3 48। चौथे वाले में वो कितने हैं? 4। तो 16 चौक 64। पांचवें वाले में वो कितने हैं? 5। 1 O का 16 तो 5 का 16 पंजे 80। इतना होने के बाद आपको देखो इनके बीच क्या निकालना है? सरल अनुपात निकालना है। कैसे? देखो 28 अनुपात 16, यहां क्या है? 14 अनुपात 16, 28 अनुपात 48, 28 अनुपात 64, 28 अनुपात 80। अब अभी ना आपको रेशियो समझ में नहीं आया होगा, अब देखिए मैं इन्हें आसान करता हूं, कैसे करके समझ में आएगा, बस आप देखिए। देखो क्या है, क्या आप इसे किसी से काट सकते हो? बिल्कुल काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं। 2 से काट सकते हैं। अब आप देखो, ध्यान समझो आपको करना क्या है। देखो सब में N के परमाणु 2-2 खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसमें कितना खर्च हो रहा है? 1। तो सबको क्या करो ना, सब में N का 1-1 परमाणु निकालो, सब में N के 1-1 परमाणु का भार। तो देखो आप क्या करो, इसका रेशियो निकालो, इसको यही लिखा रहने देना, ठीक है? इसको यही लिखा रहने दो क्योंकि ये ऑलरेडी एक नाइट्रोजन है, ठीक है? और सब में 2-2 है तो आप सबको आधा कर लो, तो भाई 2 से भाग दो लो, 14 बार में
ठीक है, 2 अट्ठे 16। यहां पर देखो 14 बार में 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। यहां पर देखो 2 14 बार में जाएगा, फिर 2 तियां 6, 2 दूनी 4, ये तो 14 बार में जाएगा, 2 चौक 8 और 0 का 0। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं उन वाले रेशियो को उठाकर देखो यहां पर लिखता हूं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां कितना है, सबसे ऊपर वाले का आया है 14:1, दूसरे वाले का रेशियो कितना आया है 14:16, तीसरे वाले का 14:24, चौथे वाले का 14:32, फिर 14:40, ये आया है। अब आप ध्यान से देखो, इन सब में नाइट्रोजन जो क्रिया कर रहा है ना, जो नाइट्रोजन, क्योंकि देखो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 परमाणु क्रिया कर रहे हैं। अब यहां पर जो नाइट्रोजन का भार है सब में कितना है, एक समान है, लेकिन वो ऑक्सीजन की देखो भिन्न भिन्न भारों से क्रिया कर रहा। पहले उसने 8 से करी, फिर 16 से, फिर 24, फिर 32, फिर 40। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करना, देखो 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब इस तरीके से नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, 8 8 बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ऑक्सीजन बढ़ रहा तो ऑक्सीजन के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, 1 8 बढ़ रहा है यहां पर अपने इस केस में। तो आपको समझ में आया, देखो नाइट्रोजन का भार कैसा है, समान है, लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भारों से संयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके भारों के बीच में एक सरल अनुपात होता है। देखो 14 8, 14 16, 14 24, 14 32, 14 40। तो ये इस तरीके से क्या होता है, सरल अनुपात होता है। समझ में आया। अब यही क्या होता है आपका, यही आपका गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर एक नियम और है उससे और पढ़ते हैं। देखो बेटा, ये अपना आज की क्लास का लास्ट नियम है, रासायनिक संयोग के नियम का चौथा नियम, गैलुसाक आयतन का नियम। देखो गैलुसाक, इनका पूरा नाम था जोसेफ लुइस गैलुसाक। इनका पूरा नाम क्या था बेटा, जोसेफ लुइस गैलुसैक। अब आप गैलुसैक कह लीजिए या आप गैलुसाक कह लीजिए, बात एक ही है। तो जोसेफ लुइस गैलुसैक, देखो इन्होंने क्या बताया, इस नियम अनुसार क्या होता है, पहले मैं फटाफट उस पर लिख देता हूं, फिर इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। देखो बेटा, गैलुसैक आयतन का नियम क्या है, इस नियम अनुसार जब गैसों की परस्पर रासायनिक क्रिया होती है तो समान ताप व दाब पर अभिकारकों के आयतन व उत्पादों के आयतन के बीच एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। समझ में आया। अब देखो इस चीज को ना, नियम से यार थ्योरी से कभी चीजें क्लियर नहीं होती इतनी, एग्जाम्पल से सीखते हैं इसको भी। देखो क्या है, यहां पर समझो। देखो जैसे एक पहला एग्जाम्पल है इसका, हमने क्रिया करवाई H2 और Cl2 की, और क्या बना, 2HCl बना। तो भाई जब हमने इसकी यहां पर क्रिया करवाई तो इसकी कुछ ना कुछ मात्रा रही होगी, इस पदार्थ का कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, भार रहा होगा। सपोज भाई H2 का जो भार है, इस तरीके से लिख लीजिए, ये H2 का जो भार है ये आपका है 100 ग्राम, मान लिया हमने, ठीक है। और Cl2 का जो भार है ये भी कितना है, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, 2HCl बना रहे हैं। तो HCl की मात्रा बेटा इससे और इससे मिलकर बनी है, तो कैसी होगी, ज्यादा हो जाएगी। और HCl 100 ग्राम ये खर्च हुआ, 100 ग्राम ये खर्च हुआ, तो HCl की जो टोटल मात्रा होगी वो कितनी होगी, 200 ग्राम होगी, 200 ग्राम होगी। इतना तो समझ में आया ना, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो क्या कहता है कि उत्पादों की मात्रा अभिकारकों की मात्रा के द्रव्यमान से, जो भी उत्पाद का द्रव्यमान होगा, जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा, वो हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। तो इस केस में अगर 100 ग्राम ये लिया है, 100 ग्राम ये लिया है, तो 200 ग्राम क्या बनेगा आपका, उत्पाद बनेगा 2HCl। तो 2HCl कितनी मात्रा होगी इसकी, 200 ग्राम होगी, अकॉर्डिंग टू जो हमने माना है उसके बेस पर। अब हमें इनके बीच में एक रेशो निकालना है, एक निश्चित क्या होता है, निश्चित सरल पूर्णांक अनुपात होता है, मतलब सरल भी और कैसा, पूर्णांक अनुपात। तो देखो क्या होगा, सपोज भाई यहां पर इसका आयतन है ना, इसका भी आयतन रहा होगा और इसका भी आयतन रहा होगा और इसका भी आयतन रहा होगा।
रासायनिक अभिक्रिया का आयतन कैसे निकालते हैं? उनके पहले लगा नंबर उनका क्या होता है? आयतन होता है। तो इससे पहले कितना है? कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या है? 1। तो इसका आयतन कितना है? 1। इसका आयतन कितना है? 2। तो एक आयतन इसका भी 1 है, सॉरी 2 नहीं है, इसका भी 1 है क्योंकि इसके पहले भी कुछ नहीं है। यहां इसका आयतन कितना है? 2b। अब ध्यान से देखिए यहां पर 1b 2b, तो यहां पर 1:1:2, इनके बीच में इस तरीके से रिलेशन निकल कर आया। अगर जो ये मैंने ग्राम के बेस पर करा है, अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिखूं तो देखो 100 200, तो 100:100:200। अब आप इसे काट दीजिए, सरल करना है ना, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200। देखिए इसको देखिए, अगर मैंने आयतन के बेस पर निकाला तो भी एक निश्चित रेशो, और अगर मैंने इनकी मात्रा ग्राम के बेस पर निकाला तो भी वही अनुपात। तो अब इस अभिक्रिया में चाहे आप किसी भी तरीके से नाप लो, लेकिन इनके बीच जो रिलेशन बन रहा है अनुपात का, वो कितना आएगा? 1:1:2। चाहे आप आयतन के बेस पर ले लो, चाहे आप ग्राम के बेस पर ले लो। ठीक है, फटाफट से इसे नोट करो, फिर इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं। हो गया? देखो अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अभी थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल आप नोट कर लेना अच्छे से। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? H2 + O2, H2O। O कितने खर्च हो रहे हैं? 2, तो H2 कितना हो जाएंगे? 2। यहां पर समझो, देखो पहले आप आयतन निकाल लो। इसका कितना आयतन है? जो पहले नंबर लगाए 2b। इसका कितना है? 1 लीटर। इसका मान लीजिए 2 लीटर, इसका 1 लीटर, और इसका कितना है बेटा? 2v। अब ध्यान से देखिए चीजों को। देखो इनके बीच में एक निश्चित अनुपात दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है? 2:1:2। इसी अनुपात को हम क्या करते हैं ना, ग्राम में निकाल के देखते हैं। देखो इसकी मात्रा डबल खर्च हो रही है, और इसकी इससे आधी खर्च हो रही है। अगर ये मैंने 100 ग्राम लिया, तो ये बेटा मैं कितना लूंगा? 50 ग्राम। ठीक है, ये मैंने 100 ग्राम लिया है, तो मुझे ऑटोमेटिकली इसकी मात्रा कितनी लेना पड़ेगी? आधी। अब क्या होगा? जितनी मात्रा मैंने इसकी ली है, जितनी मात्रा मैंने इसकी ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी मात्रा इसकी है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है ना, और कम वाली मात्रा सीमांत परिक्रमक पीछे पढ़ाया है मैंने, तो कम वाली मात्रा क्या करती है? बने उत्पाद की मात्रा का नियंत्रण करती है। तो इसकी मात्रा, इसका 50 और इसका 50 मिलकर कितना बनाएंगे? इसे 100 ग्राम बनाएंगे। 100 ग्राम बनाएंगे। अब थोड़ा सा बातों को समझो। देखो 100 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम। अगर मुझे सरल अनुपात करना है, मैं इसे 50 से काट दूं, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। देखो 2:1:2। जब मैंने आयतन से नापा तो ये आया, और भार से नापा तो ये आया। अब इसकी मात्रा आप चाहे किसी भी यूनिट्स में नाप लो, लेकिन जो ये गैसीय अवस्था में जो इन्होंने बताया कि गैसों की परस्पर रासायनिक क्रिया होती है, समान ताप व दाब पर अभिकारकों के आयतन व उत्पादों के आयतन के बीच एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। तो ये आपके अभिकारक हो गए, ये आपका उत्पाद हो गया, और इनके जो आयतन है, मेन आप आयतन को देखिए, आयतन के बीच एक कैसा है? एक सरल पूर्णांक अनुपात है। यही आपका क्या होता है? ये आपका गैलुसाक आयतन का नियम होता है। और ये जितने मैंने आज आपको पढ़ाए, ये सभी के सभी रासायनिक संयोग के नियम होते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या करेंगे बेटा? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथियों के साथ में फैला दो, जिससे वो भी यहां आकर यार केमिस्ट्री को सीख सके। कहां अपना छोटी सी जिंदगी है, समय बर्बाद कर रहा है फालतू की चीजों को सीखने में, है नहीं है? थोड़ा समय केमिस्ट्री को दो, फिर देखो केमिस्ट्री कितनी अच्छी लगती है और कितना सुकून देती है जिंदगी में। जब आप इसे सीखोगे और इसे सीख के जब कुछ बनोगे ना, तो हर जगह ये फील होगी, एक अलग ही मजा आएगा, अलग ही दुनिया बन जाएगी अपनी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।